हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वो हमें सचिन ने भेजी है। चलिए एम की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सचिन है। आज जो घटना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, यह घटना आज से कम 20 साल पुरानी है। मुझे साल तो बराबर याद नहीं, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो एक बार की बात है कि मेरे पापा को किसी जरूरी काम से दूसरे स्टेट में जाना था। मैं उस स्टेट का नाम नहीं ले सकता। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और वहां से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर मेरे पापा को जाना था। तो मम्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूं, क्योंकि वहां पर पापा को 10 से 15 दिन तक रुकना था। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी जिद करने लगा। हालांकि मम्मी ने कई बार मुझे मना किया। वो कहने लगी कि यहाँ पे दादा दादी के पास तू रहें, स्कूल वगैरह भी जाना, लेकिन मेरी जिद के आगे मजबूर हो गए। मैं मेरे पापा और मम्मी के साथ निकल पड़ा। उस समय मेरी उम्र कुछ 10 साल की हुई होगी। मैं कार में जाने की खुशी से पहले ही पागल हो रहा था। मेरे पापा, मम्मी और मैं, हम तीनों ही रात के कुछ 8:30 बजे के आसपास अपने घर से निकले। पापा ये सोच रहे थे कि हम कल रात तक वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर रात में आराम करके उसके अगले दिन से वो अपने काम में जुट जाएंगे। जब हम रास्ते में निकले तो थोड़ी ही दूरी पार करने के बाद मुझे कब नींद आ गई और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तब हम लोग एक सुनसान रास्ते पर थे। वो रास्ता ऐसा भयानक था जैसे मानो आसपास सिर्फ और सिर्फ श्मशान घाट और कब्रिस्तान ही हो। जैसा कि वहां पर कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही तो कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। मेरे पापा को मैं जब उठकर चिल्लाने लगा तो पाया कि गाड़ी में मैं अकेला हूं। मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी के बाहर निकला। देखा, मेरे पापा आगे इंजन के पास खड़े हुए थे और मम्मी भी उनसे कुछ बातें कर रही थी और गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा था। मैंने मम्मी से कहा, क्या हो गया? मम्मी ने कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। फिर पापा मुझसे कहने लगे कि तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं कुछ देखता हूँ, कहीं से अगर मदद मिल जाए तो लेकर आता हूँ। लेकिन मम्मी ने पापा को जाने से मना किया। पापा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा। मम्मी डर रही थी, इसलिए नहीं कि हमें कोई डाकू आकर लूट लेगा, बल्कि इसलिए कि वो रात अमावस्या की रात थी। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे घर में जो बूढ़े लोग होंगे वो आज भी अमावस्या की रात से डरते हैं। मेरी मम्मी भी भूत प्रेत में विश्वास रखती थीं, इसलिए वो घबरा रही थीं और पापा को अकेले नहीं जाने दे रही थीं। उसके बाद पापा ने कहा कि गाड़ी में कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? अगर सुबह तक यहीं पर बैठे रहेंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। मम्मी ने जब पापा की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। उसके बाद पापा ने जिद किया और मुझे और मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया। फिर पता नहीं वो कहीं चले गए। दूर तक तो मैं पापा को जाते हुए देख रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में पापा कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। हम उसी गाड़ी में बैठकर पापा का वेट कर रहे थे। लगभग आधे पौने घंटे के बाद मेरी मम्मी को ऐसा लगा जैसे कि गाड़ी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। मम्मी ने बहुत बार देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मम्मी से कई बार पूछा, क्या हुआ? बार बार पीछे क्यों देख रही हो? तो मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, क्योंकि पापा तो सामने की ओर से गए हुए थे तो पीछे से नहीं आ सकते थे।
इसी के साथ साथ मैंने एक और बात देखी कि मेरी मम्मी उस समय बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, जैसा मानो उन्हें किसी चीज का डर सता रहा था। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा, अभी बस मैं यह बात कर ही रहा था कि उसके बाद हमें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई अपने नुकीले नाखों से गाड़ी को खरच रहा हो। जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन मम्मी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप अंदर बैठा रहा, लेकिन मैं मम्मी को बार बार पूछ रहा था ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कभी वो गाड़ी के दाहिने ओर से आती तो कभी बाएं ओर से आती और कभी पीछे से आती, लेकिन हाँ, सामने से एक बार भी वो आवाज नहीं आई। मम्मी मेरी उस समय इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो डर के मारे कांपने लगी। उसके बाद मैं मम्मी को कहने लगा कि मम्मी, एक बार हम उतर कर देखते तो हैं कि हमारी गाड़ी को कौन ऐसा परेशान कर रहा है, लेकिन मम्मी मुझे उतरने नहीं दे रही थीं। इतना भी चल ही रहा था कि अचानक से ऐसा महसूस होने लगा कि गाड़ी को कोई पीछे से धक्का दे रहा है और गाड़ी सचमुच अब आगे बढ़ रही थी। हमें तो गाड़ी का कुछ आता नहीं था। हम गाड़ी को रोकते तो कैसे रोकते पता नहीं। उस समय पापा ने हैंड ब्रेक लगाया था या नहीं लगाया था, लेकिन गाड़ी आगे जा रही थी और फिर धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि गाड़ी अब तेजी से आगे जा रही थी। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, क्या हो रहा है। हम दोनों वैसे तो पीछे की सीट पर बैठे थे। कुछ ही पल में मानो अब ऐसा लगने लगा कि जैसा कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है, और अभी ये सब चल ही रहा था कि सामने से हम लोगों ने पापा को आते हुए देखा। जब पापा ने गाड़ी को उनकी ओर जाते हुए देखा तो वो भागते हुए गाड़ी की तरफ आने लगे। उन्हें लग रहा था कि क्या पता गाड़ी चालू हो गई। यह मेरी कुछ शरारत की वजह से गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है। जब पापा आकर गाड़ी के पास रुके तो पापा पसीने में नहाए हुए थे और उन्होंने गाड़ी रोकते साथ पहला सवाल यह किया कि गाड़ी आगे कैसे जा रही थी। मम्मी ये सुनना था कि रोने लगी और उन्होंने उसी समय मेरे ही सामने सारी बात पापा को बताई। उस समय मुझे समझ में आया कि मम्मी क्यों बार बार पीछे देख रही थीं। पापा ने जब ये बात सुनी तो वो भी घबरा गए। फिर वो मम्मी से कहने लगे कि आगे मैं बहुत दूर तक पैदल चलकर गया, लेकिन आगे कुछ नहीं था। उसके बाद मम्मी पापा से कहने लगी कि अब तुम गाड़ी में ही बैठो और यहीं पर हम लोग सुबह होने का इंतजार कर लेंगे, और अब तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पापा ने भी ये बात सुनी मम्मी से और कहने लगे कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। कुछ समय बीता था कि दोबारा वैसी आवाजें आने लगी। पापा जब दरवाजा खोलकर मेरी ही तरह बाहर निकलने लगे तो मम्मी ने मना किया, और उसके बाद मम्मी ने हम दोनों से कहा कि सभी लोग अपने मन में भगवान को याद करो। हम वही करने लगे और मम्मी भी वैसे ही भगवान का नाम जप रही। और फिर पापा ने मदद ली, गाड़ी रिपेयर की, और उसके बाद हम तीनों ही वहां से आगे निकल पड़े। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन हाँ, उस दिन एक बात समझ में आ गई थी कि बुरी शक्ति चाहे जितनी भी ताकतवर होती है, लेकिन भगवान के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी सचिन जी की कहानी, जो कि उनके ही साथ एक आप बीती थी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। मेरा नाम बॉबी यादव है और मैं उन्नाव बालाजी एमपी का रहने वाला हूँ। ये किस्सा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये किस्सा 2012 का है, जो मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम शिवम है, हम दोनों के साथ ये घटा था। उस समय हम दोनों ने स्कूल खत्म किया था और कोई काम ढूंढ रहे थे कि तभी हमें पता चला कि हमारे ही गांव से कुछ 6 किलोमीटर दूर गैस लाइन का 4 एकड़ का जमीन है
और उसमें काफी कमरे बने हुए हैं और मशीनें भी हैं। वो एरिया चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और उसमें एक बहुत ऊंचा टावर भी लगा हुआ है। तो हम दोनों को वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल गया। वहां पर पहले से ही 2 गार्ड काम करते थे, लेकिन एक गार्ड कुछ दिनों पहले ही लापता हो गया था और दूसरा गार्ड भी वहां काम नहीं करना चाहता था। फिर हम दोनों को वो जॉब मिल गई तो हम दोनों बहुत खुश थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि वह एरिया चारों तरफ से खेतों और झाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन आसपास के सारे किसान सूरज ढलते ही मानव वो खेत छोड़कर अपने अपने घर निकल जाते थे। रात में उधर कोई भी आदमी नजर नहीं आता था। हमें उस गैस लाइन एरिया में जाने के लिए पहले तो पक्के रास्ते को पार करना पड़ता था, फिर एक बहुत ऊंची पुल से होकर आगे बढ़ते थे। पुल से ही कच्चा रास्ता शुरू होता था और उस पुली से लगकर ही एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था और वहां से करीब 500 मीटर चलकर हमारी ड्यूटी का एरिया आता था। काम पर आते हुए हम दोनों को लगभग 2 दिन हुए थे कि एक शाम में उस एरिया के फ्रंट पर लोहे का बड़ा गेट लगा था। उसके बाहर बैठा हुआ था और मेरा दोस्त शिवम अंदर था। तभी 2 किसान हमारे पास आए और बोलने लगे कि बेटा रात में यहाँ पर मत रुकना, यहाँ पर बहुत खतरा है। वो दोनों कुछ बोलना चाहते थे मगर पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा नहीं बोले। वो जाते जाते बस इतना बोले कि बेटा जान प्यारी है तो ये काम छोड़ दो या फिर इधर रात में बिल्कुल मत रुका करो, और फिर वो दोनों ही वहां से चले गए। कंपनी की तरफ से हमें एक बंदूक भी मिली हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसान हमें चोरों से सावधान रहने को शायद कह रहे होंगे। हम रात में दोनों ही रुकते हैं और वो भी अकेले सुनसान जगह पर, तो हो सकता है वो किसान को इस बात का डर सता रहा होगा कि कोई चोर डाकू हमें लूट ना ले। फिर मैं ये सोचने लगा कि बंदूक भी शायद कंपनी ने हमें इसीलिए दी है कि अगर चोर डाकू से सामना हो जाए तो उन्हें हम डरा सकें। उस समय फरवरी का महीना शायद था, इसीलिए थोड़ी ठंड भी थी और अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त शिवम को बोला कि भाई मैं कल दोपहर को एक शादी में जा रहा हूं और 2 दिन बाद आऊंगा, इसीलिए तुम अपने किसी दोस्त को रात में ड्यूटी पर साथ लेकर चले जाना, अकेले मत जाना क्योंकि उधर जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है। तो शिवम बोला कि ठीक है भाई। फिर उसी शाम में खाना खाकर और शिवम के घर से उसके लिए रात का खाना लेकर ड्यूटी पर जा ही रहा था कि जैसे ही मैं उस पुल के पास पहुंचा तो मुझे बड़ी अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। फिर मैं आगे बढ़ने लगा कि मुझे कुछ बिल्लियों का रोना सुनाई दिया तो मुझे डर लगने लगा। जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर ही रहा था तो मुझे किसी की घुर्राहट की आवाज सुनाई दी। पेड़ के ऊपर से वो आवाज आ रही थी। फिर मैंने अपनी टॉर्च पेड़ पर मारी तो मैंने देखा कि उस पेड़ पर करीब 12 से 14 बिल्लियां बैठी हुई थी और वो सभी काले रंग की थी। उनमें से कोई रो रहा था तो कोई चिल्ला रहा था। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि कहीं से एक बिल्ली आई और मेरे पैर से लिपट गई। उस समय मैं साइकिल पर था तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे उतर गया और खाने का जो सामान मेरे पास था डब्बा वो नीचे गिर गया था। उस दिन डब्बे में मीट रखा हुआ था, साथ में चटनी और रोटियां भी थी। फिर मैंने वही बची हुई रोटियां उठाईं और आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही मैं उस लोहे के गेट के पास पहुंचा तो उधर शिवम बैठा हुआ था कुर्सी पर। मैंने उसे सारी घटना बताई। वह बोला कोई बात नहीं, मैं रोटी और चटनी दोनों ही खा लूंगा। करीब 10 बजे मैं सो गया और शिवम बाहर टहल रहा था। फिर शिवम ने मुझे सुबह बुलाया और बोलने लगा कि यार जब मैं रात में बाहर टहल रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने देखा कि 4-5 बिल्लियां उस लोहे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर रो रही थीं। फिर मैंने पत्थर मारकर उन्हें भगा दिया।
मैंने उसकी ये बात तो सुनी लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपनी बात उससे कहने लगा कि भाई मैं आज दोपहर को शादी में जा रहा हूँ और 2 दिन बाद आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। शिवम ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। फिर उसी रात शिवम अकेले ही ड्यूटी पर चला गया और रूम में जाकर सो गया। करीब 1 बजे बिल्लियों के रोने की आवाज उसे सुनाई दी और उसकी आंख उसी वजह से खुल गई तो वो एक डंडा लेकर बाहर निकला। फिर उसने देखा कि गेट के सामने वाले रास्ते पर कुछ बिल्लियां जा रही हैं और वो सभी बिल्लियां उस पुल की तरफ जा रही थी। पता नहीं क्यों वो इतना चीख चीख कर रो रहे थे जैसा कि वो शायद शिवम को ही सुनाना चाह रहे हो। वो बरगद का पेड़ और वो पुल 500 मीटर ही दूर था। तो शिवम ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे कुछ औरतें एक घेरे में खड़ी हैं और बीच में आग जल रही है। शिवम को कुछ अजीब लगा और उसने सोचा कि शायद किसान लोग ही होंगे, रात में खेत को देखने आए होंगे या पता नहीं कुछ काम होगा। उन औरतों को देखकर वैसे कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था और सभी औरतें आग जलाकर बैठी हुई थीं। वो आगे बढ़ने लगा। जब वो उनके कुछ पास गया तो उसने देखा कि वो सभी किसी जानवर का वहां पर मांस खा रही थी और वो सब के सब बहुत ही भयानक दिख रही थी। उन सबके लंबे लंबे बाल थे और कुछ डरावना सा पहनावा पहन रखा था और कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहे थे जो कि समझ पाना नामुमकिन था। तभी एक चुड़ैल ने उस जानवर के सीने में अपना हाथ घुसाया और उसका दिल निकाल लिया और उसे खाने लगी। उसे देखकर शिवम जोर से चिल्लाता और अपने गेट की तरफ भागने लगा। उसने सोचा कि है भगवान ये मेरा सपना ही हो तो अच्छा है। फिर उसने देखा कि एक चुड़ैल उसके ही साथ भाग रही थी। उसके उल्टे पैर और खून से सना हुआ मुंह देखकर शिवम जोर जोर से हनुमान जी को याद करने लगा तो उसने देखा कि हनुमान जी का नाम सुनते ही वो चुड़ैल उधर ही रुक गई और शिवम की तरफ गुस्से से देखने लगी। शिवम जाकर फिर अपने कमरे में घुसा और उसने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। शिवम बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। कुछ ही देर के बाद कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और अचानक से ही लाइट ऑफ हो गई। तभी शिवम को ऐसा महसूस हुआ कि जो लोहे का गेट है उधर कोई तो खड़ा हुआ है लेकिन बराबर दिख नहीं रहा था। उसके बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसका दोस्त उसे बुला रहा हो। तभी उसे याद आया कि ये मेरा दोस्त है लेकिन ये तो आज शादी में जाने वाला था, फिर ये यहाँ कैसे आया। और तभी ही उसको ये बात समझ में आ गई कि ये मेरा दोस्त नहीं है बल्कि हो सकता है ये वही चुड़ैल होगी जिसने मेरे दोस्त का रूप ले लिया है। वो ये सब बातों को समझ ही रहा था और सोच ही रहा था कि उसके दोस्त ने उसे आवाज लगाया और इस बार शिवम को लगा कि नहीं ये मेरा दोस्त ही है और इसीलिए वो खुशी से उसके पास दौड़कर गेट के पास पहुंचा तो उसने पाया कि अब उसका दोस्त बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, ना ही तो वो कुछ बोल रहा था, ना ही तो वो थोड़ा सा भी इधर उधर हिल रहा था। फिर वह शिवम की तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट देने लगा। अब कहीं शिवम को समझ आ गया कि यह बॉबी नहीं है। जो मैं पहले सोच रहा था वही सही था, कुछ तो गड़बड़ है। फिर जैसे ही वो वापस मुड़ा अपने रूम में भागकर जाने के लिए तो बिल्कुल से एक दूर एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत का इतना भयानक रूप था कि शायद शिवम के सपने में नहीं सोचा होगा। वह अपनी गर्दन को कभी भी गायें घुमाती तो उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह चमक रही थी। फिर वो शिवम की तरफ बढ़ने लगे तो शिवम लोहे के गेट को खोलकर बाहर भागा। शिवम उस समय उसी कच्चे वाले रास्ते की तरफ भाग रहा था जहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। सोच रहा था कि मैं किसी तरह गांव पहुंच जाऊं तो फटाफट किसी के भी घर के अंदर चला जाऊंगा। वो जी जान से भाग रहा था कि जैसे ही वो उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा,
उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कुछ चुड़ैलें उल्टी लटक रही थी और नीचे लटकते हुए उनके जो बाल थे वे जमीन तक टच हो रहे थे। वो इतने भयानक लग रहे थे कि जिसकी हद नहीं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा, डर के मारे नीचे गिर पड़ा। एक चुड़ैल झोंके पूरी जली हुई थी, उसके पास आई और बोली, आज मैं तेरा कलेजा खाऊंगी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही तेरे जैसे यहाँ काम करने वाले एक आदमी को मारकर खाया था। ऐसा सुनते ही शिवम के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर कुछ चुड़ैलों ने उसको घेर लिया और उसके ऊपर कुछ पानी का छिड़काव किया और जोर जोर से हंसने लगी। पता नहीं वो पानी क्यों डाले थे वो लोगों ने। शायद वो शुभम को जगाना चाहते थे या शुभम को होश में लाना चाहते थे, पता नहीं। फिर शिवम को कुछ बेहोशी सी दोबारा होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसकी छाती की तरफ आ रहा है। शिवम ने सोचा कि आज मेरी मौत पक्की है कि तभी उसने देखा कि जिस चुड़ैल ने उसकी छाती की तरफ हाथ बढ़ाया था वो चुड़ैल छटपटाने लगी और उसमें आग लग गई। कुछ ही सेकंड में वो पूरी जल के राख खाक हो गई। फिर शिवम को याद आया कि उसके गले में एक हनुमान जी का लॉकेट है। फिर शिवम खड़ा हुआ और उस लॉकेट को हाथ में लेकर आगे किया। तभी सारी चुड़ैलें चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे। फिर वह जोर से वहां से भागने लगा कि तभी जैसे ही वो कच्चे रास्ते से पक्के रास्ते पर आया तो उसने पाया कि एक आदमी जिसकी शक्ल अजीब सी थी, उसने शिवम को कहा कि वो सब चुड़ैलें हैं, तुम उस गांव की तरफ भागो, अगर जान बचानी है तो वही एक रास्ता है। शिवम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहां नहीं था, लेकिन पीछे वही चुड़ैल भाग रही थी। फिर वो भागकर उस गांव पहुंचा और पहुंचकर पहला दरवाजा खटखटाया। कुछ समय बाद उस घर में से कुछ लोग बाहर निकले और लोग जब इकट्ठा होने लगे गांव के, तो शिवम ने सारी अपने साथ घटी घटना उन लोगों को बताई। सब लोग फिर जागते रहे और कुछ विज्ञानी लोगों ने उसको बताया कि वह पेड़ और वो पुलिया दोनों ही बहुत भयानक है और वहां आत्माओं का वास है। उधर कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। फिर मेरा दोस्त शिवम वही सुबह तक बैठा रहा। जब सुबह हुई तब वह जाने लगा तो वो देखने के बाद उसने उसी घर के एक मेंबर से पूछा कि ये कौन है। इन्होंने ही तो रात में मुझे इसे गांव का रास्ता बताया था। तो एक बूढ़े से आदमी ने बताया कि यह फोटो तो उसके बेटे की है जो करीब 1 महीना पहले ही रहस्यमय तरीके से उसी गैस लाइन में काम किया करता था और उसकी मौत हो गई और उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आया। शिवम बोला कि मैंने उन्हें रात में देखा था। फिर सारे लोग समझ गए कि वो अब इस दुनिया में नहीं होने के बाद भी लोगों की मदद कर रहा है। अगले दिन मैं वापस आया तो मैंने शिवम के बारे में सुना। शिवम ने फिर मुझे सारी कहानी खुद सुनाई और जब वो ये कहानी बोल रहा था तब वो रो पड़ा और बोला, भाई। फिर वो इस सदमे में ही लगभग महीना भर रहा और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे हमने तो वो नौकरी भी उसी दिन छोड़ चुकी थी। आज हम दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। ये थी बॉबी यादव की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जैनिश ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जैनिश है। मैं गुजरात के दमन में रहता हूं और आप लोगों को एक बात बता दूं कि दमन में शराब लीगल है। ये कहानी मेरे 4 दोस्तों की है। हमारे यहाँ हमारे एक दोस्त की शादी थी। हमारे यहाँ शादी की अगली रात हम पूरी रात नाचकर जश्न मनाते हैं, जिसे हम डीजे नाइट भी कहते हैं। तो रात को हम सब नाच रहे थे। हमने शराब तो पी रखी थी, लेकिन मेरे दोस्तों को वापस मन हुआ पीने का। उन्होंने मुझे भी बुलाया था,
लेकिन मैंने पहले ही बहुत पी रखी थी तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और शराब पी लो। मैंने वैसे ही बहुत ज्यादा पी रखी है, तो वो चारों चले गए। उन्होंने बियर ली और श्मशान भूमि के नजदीक एक पेड़ के पास बाइक स्टैंड पे लगाकर उस पे ही बैठकर पीने लगे। शराब पीते पीते वो लोग काफी जोर जोर से बात कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे कि तभी बहुत जोर से ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें बाइक से नीचे गिरा दिया। और आप लोग एक बात जानते ही होंगे कि जब हम नॉर्मली बाइक से गिरते हैं तो थोड़ी सी ही दूर जाते हैं, लेकिन ये लोग तो अपनी बाइक से काफी दूर जा गिरे थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया हो। उन्होंने काफी ज्यादा पी रखी थी तो उन्होंने कुछ सीरियसली नहीं लिया और वापस उठकर बाइक पर बैठ गए जहां पर बाइक रखी हुई थी और वापस से जोर जोर से बात करने लगे कि तभी दोबारा वैसे ही जोर से ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें दूर फेंक दिया। इस बार उन्हें थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी। अब वो लोग समझ गए हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो सभी लोग वहां से खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। जब उन्होंने ठीक से देखा तो उन्हें वहीं पेड़ के पास एक काला साया दिखाई दिया। वो देखकर उनकी पी हुई शराब मानो पूरी उतर गई थी और पसीने छूटने लगे। गुस्साया अपनी पीली आंखों से बहुत गुस्से में उन्हें ही घूरे जा रहा था। वो सभी लोग तुरंत बाइक की तरफ भागे और बाइक उठाकर स्टार्ट करने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि वापस एक हवा का झोंका आया और उन्हें दूर फेंक दिया। वो साया अब भी वहीं खड़ा उन्हें गुस्से में देख रहा था। वो सभी लोग दोबारा उठे और बाइक को लेकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे कि तभी बाइक स्टार्ट हो गई और वो लोग सीधा भागकर वापस आए। इस घटना से वो सभी लोग डर गए थे और इसके बारे में पूछ रहे थे। तब बाबा ने बताया कि वहां जो पेड़ है उसमें एक आत्मा रहती है, या यूं कहिए कि उसमें एक आत्मा का वास है और तुम सभी लोग उसी जगह जाकर शोर मचा रहे थे। शुक्र करो कि वो आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, वह बस शांति चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें नीचे गिराकर भागने का इशारा दिया, लेकिन तुम गए नहीं तो उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वह तुम्हें दोबारा नीचे गिराई। उसे बस अपनी जगह पर शांति चाहिए थी। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें उस जगह जाके उस आत्मा से माफी मांगनी होगी। उसके बाद उन लोगों ने वैसा ही किया। उसके बाद उनके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि रात को अनजानी जगह जाके शोर करना या शोर मचाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो दोस्त, ये की जनरेशन की कहानी, उम्मीद करता हूं कि आज की सभी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। दोस्त, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।